Hi guys, in this video we are going to discuss about fundamental right. इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मूल अधिकार फंडामेंटल राइट के बारे में। सबसे पहले हम आपको ये बता दूं कि ये जो मूल अधिकार फंडामेंटल राइट है यह हमारे संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 आर्टिकल 12 to 35 के बीच दिया गया है। तो आइए जानते हैं फंडामेंटल राइट मूल अधिकार के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे जो हमारे देश में बहुत तरह के अधिकार राइट दिए गए हैं। जैसे कि आपको पता होगा वोट देने का अधिकार, कास्टिंग टू वोट, या राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति रखने का अधिकार। तो ये जो अधिकार है ये मूल अधिकार नहीं होते हैं। ये जो अधिकार है ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। मूल अधिकार के अलावा भी, मेरे कहने का मतलब ये है कि मूल अधिकार के अलावा भी बहुत सारे अधिकार होते हैं जो हमें दिए गए हैं। जैसे कि बहुत सारे ऐसे स्टेटस राइट है जो हमें सीआरपीसी से मिलता है, या जो अधिकार हमें आईपीसी से मिलता है, या जो अधिकार मुझे सीपीसी से मिलता है, या ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट से मिलता है। इन सारे अधिकार के अलावा कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जिसके बिना हमारे जो देश के नागरिक हैं, जो हमारे देश में रहने वाले सिटीजन हैं, उनके जीवन जेल में रहने वाले कैदियों के बराबर हो जाएगी। अगर वो अधिकार उनके जीवन से निकाल लिया जाए तो उनका जीवन एक कैदियों के बराबर ही रह जाएगा। इसीलिए इस अधिकारों को, जिसके बिना लोगों का जीवन सामान्य रूप से नहीं चल सकता, इस अधिकारों को मूल अधिकार का नाम दिया गया है। मूल अधिकार जो होता है सो हमारे संविधान में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक भाग 3 में दिया गया है। इसके बाद हम बात करें तो ये जो मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, वो हमारे संविधान के पार्ट 3 में आता है। इसके बाद बात किया जाए तो जो फंडामेंटल राइट होता है वो जस्टिफिएबल नेचर का होता है। मतलब अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है ना, तो आप इसे कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स करा सकते हो। यू कैन इन्फोर्स बाय कोर्ट में जाकर आप इसे इन्फोर्स करा सकते हो और आप लागू करवा सकते हो फंडामेंटल राइट को, है ना। लेकिन जो अन्य जो अधिकार होते हैं, जैसे वोट देने का अधिकार है या संपत्ति रखने का अधिकार है, यह अधिकार इन्फोर्सिबल नहीं है, जस्टिफिएबल नेचर नहीं है। इन अधिकारों अगर सरकार का मन होगा तो अधिकारों को समाप्त भी कर सकती है। इसके लिए हम कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते हैं। इसके बाद बात किया जाए तो जो कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो हमारे देश के सिटीजन के अलावा विदेशी लोग, फॉरेनर को भी दिया गया है। लेकिन कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो मूल अधिकार बस और बस केवल हमारे देश में रहने वाले लोगों को ही दिया गया है। जैसे कि मैं बात करूं आर्टिकल 15, आर्टिकल 15, डिस्क्रिमिनेशन, नोट डिस्क्रिमिनेशन इन रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस इन बर्थ, ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ हमारे नागरिकों को ही दिया गया है। आर्टिकल 16, ये भी अधिकार सिर्फ और सिर्फ हमारे लोगों को ही दिया गया है। कोई विदेशी लोग आकर आर्टिकल 16 को क्लेम नहीं कर सकता है। इसके बाद आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 और आर्टिकल 19, ये अधिकार केवल और केवल भारतीयों को ही दिया गया है। लेकिन इसके अलावा जो अधिकार हैं वो फॉरेनर को भी मिलता है। जैसे हम बात करें आर्टिकल 14, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, ये फॉरेनर के लिए भी अवेलेबल है। इसके बाद आर्टिकल 20, 21, 21A, 22, है ना, या बात करें 23, 24, 25, 26 और 27, ये अधिकार जो है सो हमारे यहाँ, हमारे देश में, हमारे देश के नागरिकों को तो है ही साथ जो विदेश के लोग हैं उनको भी ये अधिकार मिला हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं तो ये जो हमारा मूल अधिकार है, क्या हमारे मूल अधिकारों को कभी सस्पेंड किया जा सकता है, कभी इसे रोका जा सकता है, कभी इसे हमारे देश के सिटीजन को, नागरिकों को इससे वंचित किया जा सकता है? तो हाँ, इसे वंचित किया जा सकता है। कौन से केस में? तो जब हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी इम्पोज हो, जिसे हम राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं, जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 352 आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग लागू होती है। उसमें हमारे जो मूल अधिकार हैं उसमें सिर्फ 2 अधिकारों को छोड़कर, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सारे अधिकार को सस्पेंड किए जा सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है हमारे देश में, उसे इम्पोज किया जाता है, नेशनल इमरजेंसी लगते हैं, उसके 3 ग्राउंड होते हैं।
पहला तो वॉर होता है, दूसरा एक्सटर्नल एग्रेशन होता है, या तीसरा आर्म्ड रिविलियन होता है, सशस्त्र विद्रोह जिसको कहते हैं, या बाह्य आक्रमण जिसको कहते हैं, या युद्ध जिसको कहते हैं। तो देखिए आर्टिकल 19 जो है हमारा जो राइट टू फ्रीडम है वो सस्पेंड कब होता है, इसको समझ, ये टेक्निकल है, इसको समझते हैं। देखिए आर्टिकल 19 उसी टाइम सस्पेंड किया जाएगा जब जो इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी इम्पोज होगी और उसका ग्राउंड वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन ही होगा। अगर नेशनल इमरजेंसी इम्पोज हुआ है और उसका ग्राउंड है आर्म रिविलियन, सशस्त्र विद्रोह, उस टाइम आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा, राइट टू फ्रीडम सस्पेंड नहीं होगा, नागरिकों को वो अधिकार दिया जाएगा। हाँ, किस केस में नहीं होगा? जब इमरजेंसी इम्पोज हुआ है वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के द्वारा, तब वो चीज़ें हटा ली जाएंगी, आर्टिकल 19 को भी सस्पेंड कर दिया जाएगा। वैसे आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा, लेकिन किसी भी हाल में दो मूल अधिकार ऐसे हैं, आर्टिकल 20 और 21, जो कभी भी सस्पेंड नहीं होता है, ये सस्पेंडेबल नहीं होता है। इसके बाद हम बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट जो है सो स्टेट के अगेंस्ट होता है ना। स्टेट, अब इसका मतलब समझते हैं। तो इसका मतलब समझने के लिए ये एक ट्रेडिशनल आइडिया है कि मान लो मेरा समानता का अधिकार है, कौन हनन कर सकता है? गवर्नमेंट ही हनन कर सकती है ना, जो गवर्नमेंट की बॉडी है वही ले सकती है ना। तो ये एक ट्रेडिशनल आइडिया है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही हमको फंडामेंटल राइट मिलता है, हमारा समानता का अधिकार, एम्प्लॉयमेंट का अधिकार, है ना। लेकिन अभी एक हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन ऑफ राइट भी आया है, एक नया कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है ना, तो इस कॉन्सेप्ट में होता है कि फंडामेंटल राइट जो है सो स्टेट के अगेंस्ट तो अवेलेबल है ही कैन ऑल्सो अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट बॉडीज, प्राइवेट एंटिटीज, प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट इंडिविजुअल। ये चीज़ें ध्यान रखने वाली है। यहाँ पे ये चीज़ें कहता है, हॉरिजॉन्टल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि फंडामेंटल राइट जो है सो प्राइवेट इंडिविजुअल, प्राइवेट एंटिटीज, प्राइवेट बॉडीज के अगेंस्ट भी अवेलेबल है। अब इस चीज़ को समझते हैं कैसे। आज से पहले हम लोग ये समझते थे कि फंडामेंटल राइट बस स्टेट के लिए अवेलेबल है, लेकिन आइए देखते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ क्वेट्स किए हैं या कुछ जो वर्डिक्ट उन्होंने दिया है, कुछ जो जजमेंट उनका आया है, इससे ये चीज़ साफ हो जाती है कि फंडामेंटल राइट स्टेट के साथ साथ प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए भी अवेलेबल है। अब बात करते हैं कैसे। तो देखिए, अब हमको एक अधिकार है, एम्प्लॉई को एक अधिकार होता है राइट टू हेल्थ, है ना। तो राइट टू हेल्थ का जो एम्प्लॉई का अधिकार होता है वो किसके लिए लायबल होता है? वो एम्प्लॉयर करवाता है ना, वो तो गवर्नमेंट नहीं करवाता। वो जिस कंपनी में काम कर रहा है, जिसके अंदर काम कर रहा है, वो करवाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें है कि नहीं, ये प्राइवेट बॉडी के अगेंस्ट है या नहीं है? अब इसको छोड़िए, बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में ही आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2, नो डिस्क्रिमिनेशन इन प्राइवेट प्लेस, है ना। प्राइवेट प्लेस में हो रहा है, प्राइवेट बॉडी अवेलेबल है कि नहीं है। या अगर हम बात करें आर्टिकल 17 अबोलिशन ऑफ टाइटल का, तो यहाँ पे ये क्या स्टेट के अगेंस्ट है? नहीं, ये तो इंडिविजुअल के अगेंस्ट है ना। अबोलिशन ऑफ टाइटल कौन करता है? इंडिविजुअल करता है ना। तो यहाँ से ये चीज़ें की कॉन्सेप्ट आती है। अगर हम इसी में अगर बात किया जाए कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को हम देखते हैं तो एम्प्लॉयर का राइट, एम्प्लॉई का जो राइट होता है वही एम्प्लॉयर के अगेंस्ट ही होता है ना, एम्प्लॉयर ही अवेलेबल कराता है ना उस चीज़ों को। या अगर देखें, अगर मान लीजिए कोई फायर क्रेकर की कंपनी है, वहाँ पे कोई बच्चा काम कर रहा है, तो वो जो बच्चा है जो वहाँ पे काम कर रहा है, वो बच्चा का हेल्थ के लिए लाइबल कौन होगा? उस बच्चे के हेल्थ के लिए लाइबल कौन होगा? वो कंपनी लाइबल होगा ना। उसके हेल्थ के लिए उसको कंपनसेशन कौन देगा? वो कंपनी देगा ना, गवर्नमेंट तो आके नहीं देगी उसको, वो कंपनी उसको देगा ना। तो यहाँ से ये कंसेप्ट आती है कि स्टेट के अगेंस्ट तो है ही, प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी फंडामेंटल राइट होती है। इस चीज़ों को ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें, एक बहुत ही फेमस केस है विशाखापट्टनम स्टेट ऑफ राजस्थान। इस केस में वर्डिक्ट आया था कि प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट इन वर्क प्लेस, प्राइवेट वर्क प्लेस पे भी ये चीज़ें लागू होती है ना। प्राइवेट इंडिविजुअल के कॉन्सेप्ट में भी ये चीज़ें लागू होती है। कोई महिला जो प्राइवेट कंपनी में काम करती है, वहाँ अगर उसके साथ ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए लाइबल कौन होगा? तो वो प्राइवेट कंपनी होगा, गवर्नमेंट तो नहीं हो जाएगी ना, स्टेट तो नहीं हो जाएगा ना। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट है, हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस करता है इस चीज़ों को कि प्राइवेट के अगेंस्ट भी अवेलेबल होता है सर्टेन केस में, सर्टेन अमाउंट में। ये चीज़ें हमेशा ध्यान में रखना है। इसके बाद
इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 है, जहाँ पे फंडामेंटल राइट को रखा गया है, जहाँ पे फंडामेंटल राइट को डिस्क्राइब किया गया है, उसी को मैग्ना कार्टा कहते हैं। हालांकि ये मैग्ना कार्टा वर्ड जो है सो फ्रांस के कॉन्सेप्ट से आता है, लेकिन ये चीज़ें जो हैं सो इंग्लैंड से आई हुई है। इंग्लैंड से क्यों आई हुई है? तो जब इंग्लैंड में राजा का शासन था, उस समय में राजाओं ने बहुत ही वहाँ के लोगों के बीच बहुत ही असंतोष की भावना आ गई थी। तो राजाओं ने एक पत्र प्रकाशित किया और उसमें उन्होंने वहाँ के रहने वाले जनताओं को कुछ अधिकार दिए और उस पत्र का नाम रखा गया था मैग्ना कार्टा। तो हमारे जनताओं को यहाँ पे जो अधिकार दिया गया है वैसा ही अधिकार वहाँ दिया गया था, तो इसलिए वहाँ पे मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट भी है कि हमारे जो संविधान का जो पार्ट 3 है वो भी मैग्ना कार्टा ही है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बार आता है, इसीलिए इसको ध्यान में रखना जरूरी है। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है मूल अधिकार का, ये बोरो कहाँ से किया गया है, कहाँ से लिया गया है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से इस चीज़ को लिया गया है, फंडामेंटल राइट के कॉन्सेप्ट को लिया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें, जो मान लीजिए मूल अधिकार तो है, मूल अधिकार तो दिया गया है, लेकिन मान लीजिए कोई मूल अधिकार इतना बेकार है, इतना खराब है कि हमारे देश के नागरिकों के लिए बहुत ही बेकार है, उसको हटा देना ही जरूरी है। तो उसको ख़त्म कौन करेगा? एबोलिश कौन करेगा? तो उसको एबोलिश करेगा संसद। संसद नियम बना करके उसको ख़त्म करेगा। इसके बाद जो मूल अधिकार है इसको सस्पेंड कौन करता है? तो इसको सस्पेंड करता है, इसको ऑब्जर्व करता है कौन? प्रेसिडेंट करते हैं। कौन करते हैं? प्रेसिडेंट, क्योंकि नेशनल इमरजेंसी तो वही लगाते हैं, वही इम्पोज करते हैं, तो वही इसको भी क्या करते हैं? ख़त्म करते हैं। इसको सस्पेंस करते हैं, ख़त्म नहीं करते हैं। ख़त्म तो कौन करता है? एबोलिश कौन करेगा? सांसद करेगा। और इसके जो गारंटर होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं इससे, तो हम बात कर रहे हैं इसके जो गारंटर होते हैं। तो गारंटर कौन होते हैं? तो इसके गारंटर होते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये दोनों। अगर किसी भी सिटीजन का कोई वायलेशन होता है किसी भी फंडामेंटल राइट का, तो कहाँ जाएगा? वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें हो गई। इसके बाद ये जो है सो वाद्य योग होता है, जस्टिफेबल इन नेचर होता है, इन्फोर्सिबल होता है। अन्य राइट के बारे में बात करें, जैसे डीपीएसपी के बारे में हम बात करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बात करते हैं, तो उसमें भी कुछ अधिकार दिए गए हैं। लीगल एड के बारे में दिया गया है ना, या बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में लिखा हुआ है। तो क्या ये भी इसके लिए भी लोग जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं जा सकता है, वो जो है सो इन्फोर्सेबल नहीं है, जस्टिफेबल इन नेचर नहीं है। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7 तरह के फंडामेंटल राइट अवेलेबल थे, 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट। ओरिजिनली जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। पहला था राइट टू इक्वालिटी, है ना, आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18, समानता का अधिकार। दूसरा था राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू 19 टू राइट टू 22। इसके बाद था राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, है ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 22 और आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। इसके बाद था राइट टू फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन, है ना, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो हमारे संविधान में आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक था, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, है ना। इसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधित अधिकार, आर्टिकल 29 और 30, और राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, आर्टिकल 31, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 20 और 32। लेकिन बाद में ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है, संपत्ति का अधिकार है, जो आर्टिकल 31 में था, इसको क्या किया गया? वहाँ से रिमूव कर दिया गया। कब रिमूव हुआ? तो ये 44th अमेंडमेंट जो 1978 में हुआ था, इसमें इस मूल अधिकार को सांसद, अभी मैंने आपको बताया ना कि अबॉलिश कौन करेगा? सांसद अबॉलिश करेगी। तो सांसद ने इनको 44th अमेंडमेंट 1978 में उसे मूल अधिकार से हटाकर उन्हें लीगल राइट कर दिया और उन्हें आर्टिकल 300A में डाल दिया, और ये क्या हो गया? हमारा लीगल राइट हो गया। राइट तो है, अधिकार तो है, संपत्ति रखने का अधिकार है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन वो मूल अधिकार नहीं है। जो मैंने आपको शुरू में ही, वीडियो के शुरू में ही बताया ये चीज़ें कि बहुत सारे अधिकार हैं, लेकिन सभी अधिकारों को मूल अधिकार नहीं माना जाता है। मूल अधिकार बस उसी को माना जाता है कि ऐसा लगता है कि उसके बिना जीवन नर्कहीन हो जाता है, नर्कमय जीवन हो जाता है ना, इसलिए उसको मूल अधिकार माना गया है। तो
इस वीडियो में ये पूरा ओवरव्यू था। इसके बाद फंडामेंटल राइट जो है जस्टिफिएबल इन नेचर है ना, आप इन्फोर्स करा सकते हैं उसको, और जो एग्रीड पर्सन है वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी मूव कर सकती है। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे बारी बारी से आर्टिकल 12, 13, 14, 16, 15 सारे आर्टिकल को डिटेल्स में बारी बारी से हम लोग देखेंगे अगले वीडियोज़ में। फिर मिलेंगे अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।